बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, गज़ा पर बरसों से जारी तबाही और खूनरेज़ी के बाद एक नया बाब खुला है। ट्रंप का गज़ा पीस प्लान। अमेरिका इसे एक अमन की कामयाबी कह रहा है, मगर सवाल ये है कि ये वाकई अमन है या फिर एक नई मजबूरी। क्या फ़लस्तीनियों को इंसाफ मिला है या सिर्फ खामोशी खरीद ली गई है? इसी पस मंज़र में आज हम बात करेंगे कि ये प्लान दरअसल किसके मुफाद में है और क्या दुनिया वाकई अमन के करीब आई है या फिर ये सिर्फ दिखावे के अमन की तरफ जा रही है। सर, इसी सिलसिले में मेरा आज आपसे पहला सवाल है कि ट्रंप के गज़ा पीस प्लान पे आजकल बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। ये बताइए कि क्या ये वाकई इस इंसाफ पे मबनी है? युमना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। पहली नज़र में तो लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मुआहदा हो गया है, इंसाफ हो गया, अमन हो गया, लेकिन ये सारा सच नहीं है। मुआहदा भी हो गया, अमन भी हो गया, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या इंसाफ हुआ है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंसाफ नहीं हुआ। फ़लस्तीनी मजबूर थे। 2 साल की बम्बारमेंट, 60,000 से ज़्यादा शहादतें, पूरा गज़ा तबाह बर्बाद हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वार में इतनी तबाही नहीं थी किसी शहर की हुई जितनी गज़ा में नज़र आती है। उनके पास शायद कोई ऑप्शन नहीं थी स्वाई इस पीस प्लान को एक्सेप्ट करने के, और एक्सेप्ट करने से कुछ फ़ायदे ज़रूर हैं। बम्बारमेंट बंद हो गई है, एक दुनिया ने वादा किया कि वहाँ पे रिकन्स्ट्रक्शन होगी और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ। इसमें गज़ा वाले तो पार्टी नहीं है, तो इसलिए इंसाफ नहीं हुआ। कब तक चलता है ये देखने की बात है। और सर, इस मुआहदे में सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका हुआ? इस मुआहदे में सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल का हुआ, इसमें कोई शक की बात नहीं। इसराइल ने अपनी तरफ सारा कुछ मोड़ लिया, अपनी शर्तें मना ली, और उसके बाद नेक्स्ट फ़ायदा हुआ सदर ट्रंप का ज़ाती और किसी हद तक अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का, और किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। छोटे फ़ायदे हैं। छोटे फ़ायदे ये हैं कि बम्बारमेंट बंद हो गई है, कत्लो गारत बंद हो गई है, मुसलमानों ने खड़े होकर कह दिया कि हमने मुआहदा करा दिया है। तो असल फ़ायदा इसराइल का और अमेरिका का। सर, बहुत सारे लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि कम से कम जंग तो बंद हुई, बम्बारमेंट तो ख़त्म हुई। क्या ये मुस्बित पहलू नहीं है? मेरे हिसाब तक ये मुस्बित पहलू है, काफ़ी मुस्बित पहलू। 2 साल से एक कत्लो गारत जारी की हुई थी इसराइल ने। फ़लस्तीनी रोज़ शहीद हो रहे थे, रोज़ उनके घर तबाह हो रहे थे, उनके सिस्टम तबाह हो गए, उनकी बाजार तबाह हो गए, उनके कारोबार तबाह हो गए। उनके साथ खड़ा कौन हुआ? कोई नहीं हुआ। मुस्लिम दुनिया ने नारे लगाए। हमारे भी जो आज लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, जो इसके मुखालिफ भी बोल रहे हैं, इन्होंने भी सिर्फ नारे ही लगाए, बल्कि नारे भी ज़ोर से नहीं लगाए। उन बेचारों ने अकेलों ने सफ़र किया, उन्होंने सारी मजबूरियां खुद काटी, उन्होंने खून अपना दिया। हमने कुछ नहीं किया, मुस्लिम दुनिया ने कुछ नहीं किया। इसलिए ये इसका वो पॉजिटिव पहलू है कि जंग बंद हो गई है, एक अमन है, या अगर अमन नहीं भी है तो कत्लो गारत की बंदिश ज़रूर है। एक लाइफ वहाँ पे चलने की उम्मीद ज़रूर है। एक मजबूर लाइफ ही चलती रहेगी, लेकिन लाइफ चल पड़ेगी। सर, क्या आप समझते हैं कि ये इसराइल की मुकम्मल कामयाबी है? मेरे ख्याल में तो बहुत मुकम्मल कामयाबी है। और क्या कामयाबी हो सकती है? देखिए, उसने तमाम शर्तें उस 20 पॉइंट के अंदर शामिल करा ली, जो बाद में पाकिस्तान ने भी कहा, दूसरे मुल्कों ने भी कहा ये मुआहदा शायद हमारा उस असल फॉर्म में है नहीं। बहरहाल इसराइल ने अपनी तमाम शराइत शामिल करा ली। इसराइल एक पीस कॉन्फ्रेंस के टेबल पर बैठ गया कि मैं पीस वॉर मेकर से वो पीस मेकर की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। तो इसराइल का फ़ायदा, इसराइल से ज़्यादा फ़ायदा किसी का नहीं है। इधर से हमास जो थोड़ी बहुत लड़ाई कर रहा था, तकलीफ़ दे रहा था, वो भी बंद हो गई। फ़लस्तीनियों ने उनकी बातें भी मान ली सारी। तो सारी शर्तें मानी कि हमास पर पाबंदियाँ लग जाएंगी, तो फ़ायदा इसराइल का। सर, ये जो मुआहदा हुआ है, इसमें फ़लस्तीनी क़यादत से मुशावरत किस हद तक हुई है, और क्या इन्हें फ़रीक समझा गया है या सिर्फ एक दस्तखत कुनिंदा के तौर पर उन्हें इस्तेमाल किया गया है? युमना, मेरा ख्याल है कोई ख़ास मुशावरत नहीं हुई। उन्हें तो वार्निंग दे दी गई थी कि अगर इस दिन तक आप ये मुआहदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप पर पता नहीं कौन सी तबाही नाज़िल कर देंगे। और वो पहले ही तबाही के थ्रू गुजर रहे थे, तबाही से गुजर रहे थे, इसलिए उनकी मजबूरी थी। तो मुशावरत वो मुशावरत नहीं होती कि आपकी कनपट्टी पर पिस्टल रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि आप हाँ करें और आप हाँ कर दें, कह दिया हमने आपसे मशवरा कर लिया। इस किस्म के मशवरे हुए हैं। उनकी कनपट्टी पर पिस्टल रख के उनसे हाँ करा ली गई है। हाँ, इसके अंदर अच्छाइयाँ ज़रूर हैं, मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ। अगर ये ना होता तो ये सिलसिला 2 साल वाला
से जो चल रहा था ये बंद नहीं होना था। मुसलमानों में इतनी ताकत नहीं है यूं ना, आप मान लें, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम आपस में बिखरे हुए हैं, हम किसी चीज़ पर इकट्ठे होने को तैयार नहीं है। तो इसलिए उन्हें उम्मीद किस जगह से थी? फ़लस्तीनियों को कोई और उम्मीद की किरण नहीं थी कहीं से, स्वाय इस किस्म का एक वायदा मानने के। तो वो वायदा मान लिया उन्होंने। सर, क्या आप समझते हैं कि ये मुआहदा खित्ते में कोई बड़ी स्ट्रैटेजिक तब्दीली का आगाज़ है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ये जो फ्यूचर की फोरकास्टिंग है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। एक तब्दीली का आगाज़ ज़रूर है किसी न किसी फॉर्म में। क्या ये तब्दीली फ़लस्तीनियों के हक़ में है? क्या ये तब्दीली अरबों के हक़ में है? क्या ये तब्दीली इज़राइल के हक़ में है? क्या ये तब्दीली अमेरिका के हक़ में? ये हैं वो मुश्किल सवालात जो आपके सवाल से आगे जन्म लेते हैं। तब्दीली ज़रूर होगी। इज़राइल की पोजीशन ज़्यादा डोमिनेट हो जाएगी, ये मेरा अंदाज़ा है। इज़राइल अमेरिका के अलायंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये दोनों मिलके इस इलाके में अपने हेजमोनिक डिज़ाइंस को पूरा करेंगे, अपने कंट्रोल को ज़्यादा करेंगे, और अरबों की डिपेंडेंस उसी तरह ही रहेगी अमेरिका पर, शायद पहले से भी ज़्यादा हो जाए। इसमें एक सेकंड आ रही है कि जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया है, वो एक उम्मीद की किरण है अरब दुनिया के लिए। अगर इसमें बाकी अरब भी आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, वो जो हमने पहले प्रोग्राम किया था कि मुस्लिम नेटो टाइप कोई चीज़ बन जाए, अगर तो मुसलमान नेटो कोई बन गई और या उस शक्ल की कोई चीज़ बन गई, तो शायद अरबों की फेवर में कोई चीज़ निकल आए। तो तब्दीलियाँ ज़रूर हैं। हो सकता है मुस्लिम नेटो टाइप चीज़ बन जाए, उधर अमेरिका और इज़राइल मज़ीद क्लोज़ हो जाएंगे। अमेरिका दोनों साइडों पे खेलता रहेगा, मुसलमानों के साथ भी रहेगा, अरबों का भी वो खैरख्वाह बना रहेगा, इज़राइल का वो खैरख्वाह नहीं है, वो पार्ट ऑफ इज़राइल है, या इज़राइल पार्ट ऑफ अमेरिका है। तो ये इस किस्म का काम चलता रहेगा। आगे कॉम्प्लिकेशंस रहेंगी मिडिल ईस्ट में। ये कोई क्लियर सेटलमेंट की तरफ मिडिल ईस्ट की सिचुएशन नहीं जा रही। सर, क्या ईरान, कतर और तुर्की जैसे ममालिक इस मुआहदे के मुखालिफ हैं? और अगर हैं तो उनका रद्द अमल जो है वो इतना मौसर क्यों नहीं हो सका? ईरान इस पर बिल्कुल क्वाइट है, और मेरा अंदाज़ा है कि ईरान को ये मुआहदा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में या पिछले चंद सालों में अगर फ़लस्तीनियों के साथ खुलकर फिज़िकल मदद की है तो ईरान ने की है, चाहे उसके रिजल्ट जो भी निकले। मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ईरान की मदद की वजह से जो लड़ाई वहाँ पे क्रिएट हुई, उसके रिज़ल्ट में गज़ा पर इतनी बम्बारमेंट हुई और गज़ा की सारी तबाही हुई। ये एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन ईरान को गालिबन की मुआहदा पसंद नहीं आएगा, हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई ख़ास क्लियर ऑफिशियल स्टांस इस पर नहीं आया। तुर्की, उससे मशवरा किया गया। तुर्की के प्रेसिडेंट की मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से भी, अर्दगान साहब की, दोनों ने बातचीत भी की। तुर्की का भी कोई बहुत क्लियर स्टांस नहीं आया, लेकिन तुर्की इस मुआहदे की सपोर्ट करेगा। कतर तो पहले ही मुज़ाकरात के प्रोसेस में लगा हुआ था। कतर के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस मुआहदे के सपोर्ट करने की। तो यस, ईरान इससे बाहर आएगा, तुर्की हाफ हार्टेडली सपोर्ट करेगा। कतर जिस तरफ को हालात जा रहे हैं उनके साथ वो चलता जाएगा। कतर का अपना इतना वेट और से नहीं है। कतर के साथ पिछले दिनों में जो हुई है वो बहुत बुरी हो चुकी है, तो इसलिए कतर की अभी वो वैल्यू से पॉलिटिक्स में नहीं रहेगी। हाँ, उसको टेबल पर ज़रूर रखेंगे। अमेरिका को एहसास है कि कतर के साथ ज़्यादती हुई है, उस पर मिसाइल फायर हो गए, तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप उसको सामने शोकेस ज़रूर करेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा शायद कतर की स्टैंडिंग नहीं होगी। सर, तो इसका मतलब है कि इन सारे बयानात, इन तीनों ममालिक के जो बयानात हैं वो महज बयानात ही हैं और अमल तक नहीं पहुंच सके। ये 3 ममालिक नहीं, बाकी ममालिक भी शामिल कर लें। अमल तक आने के लिए वो क़ुव्वत चाहिए होती है जिसको माना जाए। मुसलमान मुल्कों में वो क़ुव्वत नहीं है। हमारे पास सब कुछ है। मुसलमान मुल्कों के पास हथियार भी हैं, मैन पावर भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो यूनिफाइड क़ुव्वत नहीं है, रिस्पांस की कैपेसिटी नहीं है, सोच की यकसानियत नहीं है। चूँकि सोच की यकसानियत नहीं है, इसलिए आपको हर टाइम वो हर दफ़ा एक्सप्लॉइट कर जाते हैं। हमने एक पहले व्लॉग किया था जिसमें कहा था कि इज़राइल और अमेरिका मिलकर मिडिल ईस्ट में एनवायरनमेंट को शेप करते हैं। ये भी एक मेजर शेपिंग की है उन्होंने। इसके लिए हमें थोड़ा सा केयरफुल होना है। पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, अरबों को केयरफुल होना है। केयरफुल होने का मतलब ये नहीं कि हम इससे डिस्टेंस ले जाएं, हम डिस्टेंस नहीं ले सकते। हमने जो भी स्टांस लिया वो ठीक है। हम टेबल पर बैठे हैं, एटलीस्ट हमें पता है कि क्या हो रहा है, हमारे सामने हो रहा है, लेकिन हमें अपने मुफादात का बंदोबस्त या इलाज या
गार्ड खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए बैठना भी टेबल पर है, इन कॉम्प्लेक्स हालात में सोच समझ कर इनके साथ चलना भी है, और मुसलमानों के और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अपने मुफादात को गार्ड भी करना है। ये है वो कॉम्प्लेक्सिटी जिसके लिए बड़ी स्टेट्समैनशिप चाहिए। सर यानी आपके कहने का मतलब है ये मशरिक़ वुस्ता के ताकत के तवाज़ुन को रीडिफ़ाइन करने की कोशिश है। मशरिक़ वुस्ता में ताकत का तवाज़ुन है। अगर देखें तो स्टैटिस्टिक्स पर जाएं तो अरबों के फेवर में होना चाहिए, लेकिन वो है इजराइल के पास। एक छोटा मुल्क है, छोटी फौज है, छोटे रिसोर्सेज है, उसके पास है। इसको रीडिफाइन किस तरफ कर लें? क्या अरब रीडिफाइन कर रहे हैं, अमेरिका रीडिफाइन कर रहा है, इजराइल रीडिफाइन कर रहा है? तो यस, रीडिफाइन की कोशिश तो हर वक्त जारी रहती है। अगर इस रीडेफिनेशन पर जाएं तो मेरा ख्याल है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में कहा कि इजराइल ने अपनी फेवर में बहुत हद तक इसको रीडिफाइन कर लिया। अभी अरबों का रिस्पॉन्स अगले आने वाले महीनों में, सालों में देखना पड़ेगा कि वो उसको कैसे बैलेंस आउट करते हैं। इजराइल ने तमाम चीज़ें मना ली, ख़ास तौर पर इजराइल ने ये मनवा लिया अरबों से कि वो वही करेगा जो वो चाहता है, और अरबों को इनकी माननी पड़ेगी, बल्कि मुसलमानों को इसकी पॉलिसी के साथ चलना पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा चलेंगे तो वो 1 महीने में 6 मुल्कों पर अटैक कर सकता है और हम चुप रह सकते हैं। ये है इस वक्त हमारी पोजीशन, ये है रीडेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक बैलेंस इन मिडिल ईस्ट। सर वापस आते हैं फ़लस्तीनियों की तरफ। इस मुआहदे के बाद फ़लस्तीनी तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इसका बड़ा अजीब सा रद्द-ए-अमल देखने में आया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको अपोज़ कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं वो इसकी हिमायत में बोल रहे हैं, और स्पेशली जो मजहबी और सियासी जमातें हैं वो बड़ा कंफ्यूज स्टांस लिए हुए हैं। तो इसकी क्या वजह है? कि मैं इसराइल के मसले पर हम एज ए कौम ही कंफ्यूज रहे हैं। हमने एक स्टांस, एक पॉइंट रखा है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना, लेकिन क्या इस स्टांस पर हमारा हर चीज़ पॉलिसी ख़त्म हो जाती है? इसके आगे बहुत सारी पॉलिसीज़ और निकलनी चाहिए। क्या हमने फ़लस्तीन के साथ कहाँ तक जाना है? हमने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाने हैं, जुलूस निकालने हैं, या उधर मदद पहुँचानी है, फ़र्स्ट एड पहुँचानी है, इंसानी हमदर्दी की इमदाद पहुँचानी है, फ़ौजी में इमदाद देनी है, क्या करना है? तो हमने भी नारे ही लगाए हैं आज तक। तो इसलिए हमारी मज़हबी जमातें तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। मज़हबी जमातों का तो इजराइल के मुतल्लिक़ और फ़लस्तीन के मुतल्लिक़ एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इजराइल नामंजूर, अमेरिका काफिर है और पता नहीं जो मर्जी कह लें, और हम फ़लस्तीन के साथ खड़ी हैं। भाई पहले फ़लस्तीन के हालात को समझो, उनकी मजबूरियों को समझो। जिस तरह उन्होंने खून दिया है, क्या आपने ऐसा खून दिया होता तो आप मुआहदा ना करते? अगर ये मुआहदा उनके लिए जंग में तबाही को रोक रहा है, जंग बंदी ला रहा है, तो हम कौन होते हैं इसके ख़िलाफ़ खड़े होने लिए? हम मानते हैं कि उन्होंने मजबूरी में इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये जंग बंदी जारी रहनी थी, और हमारे पास प्लान नहीं है। मज़हबी जमातें बताएं कि इनके पास क्या प्लान है, मुसलमान लोग को बताएं क्या प्लान है। अरबों के पास, किसी के पास कोई प्लान नहीं है। तो इसलिए हम उसको कुर्बानी का जानवर ना बनाए, उसको कुर्बानी ना दिलवाएं। फ़लस्तीनियों से मज़ीद बहुत कुर्बानियाँ उन्होंने दे दी है। ये टाइम है सोचने का और सोच कर पॉलिसीज़ बनाने का। तो हमारे जो राइट विंग वाले हैं, ये बगैर सोचे समझे आजकल अपने बयानात कर रहे हैं। काश ये समझ सकें कि फ़लस्तीनियों की स्टेट ऑफ माइंड क्या है। काश ये समझ सकें कि जहाँ पे हर रोज़ बम गिर रहे हों, हर सुबह बम गिर रहे हों, हर शाम बम गिर रहे हों, उनको पीस की और अमन की कितनी ज़रूरत होती है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, इन सड़कों पर नारे लगाना बहुत आसान काम है। डीवी पाना, तस्वीरें बनवाना बहुत आसान काम है। उन बम्बारमेंट के नीचे रहना असल सवाल होता है। तो वो रह रहे हैं, हम नहीं रह रहे, लिहाजा हमें उनके साथ चलना है। हमने अपनी दुकान बीच में नहीं बनानी। सर मुस्लिम दुनिया ने 2 साल तक गज़ा पर बमबारी होती रही, कुछ नहीं किया, और अब कुछ लोग जो हैं वो इसका क्रेडिट ले रहे हैं और कुछ इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यूँ एक नया कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? यमुना, मुस्लिम दुनिया ने इस पर दोगला किरदार अदा किया। ना इसकी खुलकर हमायत की है, ना इसकी खुलकर मुखालफत की है। जब मैं इसकी कहता हूँ, इसमें दोनों चीज़ें शामिल है। ना इस मुआहदे की खुलकर हमायत कर रहे हैं, ना इस मुआहदे की खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। ना फ़लस्तीनियों की 2 साल खुलकर हमायत की, ना इजराइल की 2 साल खुलकर मुखालफत की। तो एक दोगलेपन में मुस्लिम दुनिया रह रही है। जब तक हम अपने दिमाग को साफ़ नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को फोकस नहीं करेंगे,
एज ए मुसलमान एक टेबल पर नहीं बैठेंगे, हम कुछ करने वाले नहीं हैं। जहाँ तक क्रेडिट का ताल्लुक है, कुछ लोग क्रेडिट ले रहे हैं, वो लेना भी चाहिए। पाकिस्तान भी क्रेडिट ले रहा है, सऊदी अरब भी ले रहा है, टर्की भी शायद लेगा, प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत सारा क्रेडिट लेगा। तो एक लिहाज से क्रेडिट इस चीज़ का ज़रूर बनता है कि जो जंग का सिलसिला चल रहा है, जंग तो नहीं, जंग को होती है जो दोनों साइडों से, वो जो बम्बारमेंट का वन साइडेड जुल्म और सितम का सिलसिला चल रहा था, इन मुल्कों ने अमेरिका के साथ बैठकर उसको रोक लिया है। तो इसका क्रेडिट ज़रूर है। क्या फ़लस्तीन का कोई हल निकल रहा है? इसका क्रेडिट किसी को नहीं मिल रहा। मुझे उम्मीद थी कि इसमें से कम एक चीज़ ज़रूर निकलनी चाहिए थी, वो थी 2 स्टेट सोल्यूशन। लेकिन इस सारे सिलसिले में अभी तक 2 स्टेट सोल्यूशन का कहीं जिक्र नहीं है। बट इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इस मुआहदा से या ये मुआहदा बुनियाद बन जाएगा 2 स्टेट सोल्यूशन का अल्टीमेटली। और अगर ये वो बुनियाद बन जाता है, को स्टेपिंग स्टोन 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए बन जाता है, तो फिर गालबन इस क्रेडिट के हकदार अब बहुत सारे वहाँ भी हो जाएंगे, पाकिस्तान भी हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा, फिर ये क्रेडिट ड्यू हो जाएगा। तो आगे एक उम्मीद ज़रूर है कि इससे 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ एक पहला कदम ज़रूर बनेगा। सर, इस सारे प्रोसेस में क्या हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया या फिर अरब दुनिया ने फ़लस्तीन को तन्हा छोड़ दिया था? क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा भी आप पीछे ले गई हो। जी, तन्हा छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर इकट्ठे हुए हैं किसी हद तक, और कुछ न कुछ उनके लिए बातचीत स्टार्ट हुई है। तो उम्मीद है कि इसके बाद फ़लस्तीनियों के साथ बेहतर यकजहती का इजहार हुआ करेगा मुस्तकबिल में। जी बिल्कुल, उनको बड़ा सा तनाव छोड़ा रहा है, वो और ईरान आपस में कोऑर्डिनेट करते रहें, और उसकी एक और जो पॉलिटिक्स थी वो किसी और मौजू का हिस्सा है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है कि सदर ट्रंप जो है वो इस मुआहदे की वजह से नोबेल प्राइज़ के हकदार हैं, और बल्कि वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं नोबेल प्राइज़ जो है उसके लिए। क्या वाकई उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए? यमुना, सदर ट्रंप की नोबेल प्राइज़ की ख्वाहिश बहुत बड़ी है। वैसे बाय द वे इस साल का नोबेल प्राइज़ तो जा चुका है, बट अगले साल वाले पे उम्मीद रखी जा सकती है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है। बीइंग हेड ऑफ अमेरिका और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, आप दुनिया में बहुत सारी खराबियों के जिम्मेदार भी होते हैं। तो एक तरफ आप जंगें शुरू करवा रहे होते हैं, खुफिया तरीके से शुरू करवा रहे होते हैं, और ऊपर से आप जंगें ख़त्म करवा रहे होते हैं। तो उनका किरदार इस वक्त दोनों तरफ ही है। अब ये देखें ना, जब ईरान पर हमला था इजराइल का, तो अमेरिका ने बीच में आके बम्बारमेंट भी की। जब फ़लस्तीन की बारी है इस मुआहदे की, तो सदर ट्रंप ने फ़लस्तीन को धमकी दी कि फ़लाँ तारीख तक, इतने बजे तक अगर तुमने ना माना तो हेल विल ब्रेक लूज ऑन यू। आप जंग की धमकी दे के अमन करवाएं। तो ये वो जो पहले आपने शायद यूज़ किया था वर्ड मजबूरियाँ ख़रीदने वाला, तो ठीक है, बीच में मजबूरियाँ भी ख़रीदी जा रही हैं, जंगें भी बंद कराई जा रही हैं। तो ठीक है, उनकी ख्वाहिश है, उनका क्लेम है। ये तो पता लगेगा कि नोबेल प्राइज़ की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। ये वक्त के साथ पता लगेगा कि क्या ये सियासत की नज़र हो रहा है या शायद अपनी वो क्रेडिबिलिटी कायम रखता। अब तक तो उसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी कायम नज़र आती है। सर, वापस आते हैं हम पीस एग्रीमेंट की तरफ। क्या आपको लगता है कि ये मुआहदा जो है वो तवीलुल मुद्दती होगा, या फिर से हालात जो हैं वो बिगड़ सकते हैं? देखें, जो मुआहदे इंसाफ पर नहीं होते वो तवीलुल मुद्दती हुआ नहीं करते, ये एक असूल की बात है। क्या ये मुआहदा विदस्टैंड करेगा टेस्ट ऑफ टाइम जो आ रहा है आगे? मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा तवीलुल मुद्दती मुआहदा नहीं होगा। इसे चूँकि अमेरिका इसके पीछे खड़ा है, वो इसको फोर्स करेगा कि ये चलता रहे, तो ये टूटा फूटा सफ़र अपना जारी रखेगा। लेकिन इसके आगे मज़ीद बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा, अगर ये मुआहदा फाउंडेशन स्टोन बनता है, संगे बुनियाद बनता है 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए, तो ये तवीलुल मुद्दती हो जाएगा। और अगर ये उस डायरेक्शन में नहीं जाता, तो ये मुआहदा ज़्यादा अरसा स्टे नहीं करेगा। क्योंकि अभी आप देखें कि गज़ा एक साइड पर है, वेस्ट बैंक दूसरी साइड पर है, लीडरशिप इजराइल की मुनक़सिम है, किस लीडरशिप ने ये मुआहदा किया है, किसने इस पर साइन करने हैं, तो एवरीवन इज़ नॉट ऑन बोर्ड। तो देयरफॉर इसकी तवीलुल मुद्दती होने पर क्वेश्चंस रहेंगे। इट विल हैव टू पास द टेस्ट ऑफ टाइम, इससे पहले कि हम इसको तवीलुल मुद्दती मुआहदा कह सकें।
सर आपने आज आधे पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हैं वो एक तरफ के दिए हैं और बाकी के आधे जो हैं वो दूसरी तरफ के दिए हैं। आपका अपना इसमें पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया है। असल हकीकत ये है कि आप किसी एक लाइन ऑफ आर्गूमेंट पर ज़्यादा स्टिक नहीं कर सकते, ज़्यादा चल नहीं सकते। ये सिचुएशन है, इसमें प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे मैंने कहा फ़लस्तीनियों को नुकसान है कि आगे क्या डायरेक्शन है। जैसे मैंने कहा कि इज़राइल का फ़ायदा है, लेकिन उस वहाँ पर ही फ़लस्तीन का फ़ायदा भी है कि एक जंग बंद होगी है, एक तबाही बंद होगी है। तो हमने दोनों तरफ को देखना होता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रियलिस्टिक होता है। मैं आइडियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे अपना आर्गूमेंट्स नहीं बेस करता। जब रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू देखना होता है तो उसमें आपको कुछ अच्छाइयाँ इस तरफ नज़र आएंगी, कुछ अच्छाइयाँ उस तरफ नज़र आएंगी। आपने दोनों को रियलिस्टिकली एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आप अपना कोर्स ऑफ एक्शन बना लेंगे। तो जो मेरे आज के आर्गूमेंट है, यस, वो जो ब्लैक है उसको ब्लैक कह रहे हैं, जो उसको वाइट है उसको वाइट कह रहे हैं। वो दोनों तरफ को सपोर्ट भी कर रहे हैं, दोनों तरफ के अगेंस्ट भी हैं। माई एफर्ट इज़ कि एक ऐसा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हो एक हर इशू का, जिस पर बैठ के आगे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाए। ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ नॉट एन ईजी गेम, तो इसलिए इस पर कोई ईजी पॉइंट ऑफ व्यू दिया भी नहीं जा सकता। तो इसलिए यू हैव टू लिव विद दिस बिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन माई पॉइंट्स और आर्गूमेंट्स के दोनों साइड को देखना चाहिए, और दोनों साइड को देखते रहेंगे तो हम किसी न किसी अच्छे डायरेक्शन में चल पड़ेंगे। नाजरीन, दुनिया अमन के नाम पर बहुत कुछ करती है, मगर असल अमन वहाँ जन्म लेता है जहाँ पर इंसाफ होता है और इंसानी इज़्ज़त महफूज होती है। आज का ये मुकालमा सिर्फ एक सियासी तज्ज़िया नहीं है, बल्कि ये एक याद दहानी है कि अमन को अगर ताकत के तवाज़ुन से नापा गया तो वो कभी पायदार नहीं होगा। इसके साथ ही सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस कन्वर्सेशन और इस टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।